थाने की ट्यूबलाइट ऊपर से ऐसी भिनभिना रही थी जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर मच्छर छोड़ दिए हों। रात के 2 बज रहे थे। मेरे मुंह में लोहे जैसा स्वाद था, क्योंकि रास्ते भर मैं अपने गाल का अंदरूनी हिस्सा काटती रही थी, डर से, गुस्से से और उस अनजान आशंका से जो रात के बीच में आने वाली कॉल के साथ आती है। सब इंस्पेक्टर का फोन बहुत सभ्य था, बहुत नापातुला। मैडम, आपके भांजे भांजी हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन आपको अभी आना होगा। बस यही सुनकर मैंने कपड़े झट से पहने, बाल बांधने तक का वक्त नहीं लिया और गाड़ी निकाल ली। बाहर जनवरी की ठंड थी, हल्की बारिश, कोहरा, सड़क पर फिसलन। सड़क की लाइटें धुंध में ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिया हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कसकर जमी थीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। कबीर और पीहू मिल गए हैं, सुरक्षित हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। पर थाने में घुसते ही बच्चों की आवाज नहीं मिली, कोई मासी की चीख नहीं, कोई दौड़कर लिपटने वाला छोटा सा शरीर नहीं। ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे रिसेप्शन से आगे बढ़ाया। इधर चलिए, मैंने बेचैनी से पूछा। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसने जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया। लोहे की टेबल, 2 कुर्सियां, दीवार पर घड़ी जो बहुत तेज टिक टिक कर रही थी। दरवाजा बंद हुआ तो क्लिक की आवाज आई। बहुत छोटी आवाज थी, लेकिन उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे लिए हवा बंद कर दी हो। सब इंस्पेक्टर अंदर आया। उम्र 45 के आसपास, चेहरे पर थकान, आंखों में वो सख्ती जो रात की ड्यूटी के साथ आती है। उसने टेबल पर एक प्लास्टिक की थैली रखी, सबूत वाली थैली। उसके अंदर एक कागज था, सिकुड़ा हुआ, और उस कागज पर मेरा नाम। मेरे दिल की धड़कन 1 सेकंड को रुक गई। लिखावट मेरी बहन सोना की थी। मैं इसे हजारों बार देख चुकी थी, कार्ड्स पर, मैसेजेस में, घर के पुराने कागजों पर। मैडम, उसकी आवाज अब उतनी नरम नहीं थी। आपसे कुछ सवाल है? मैंने सूखी लार निगली। हाँ, पूछिए, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। एक अमीर आर्किटेक्ट और 2 छोटे बच्चे रात के 2 बजे कोहरे में, ठंडी बारिश में, अंधेरी ईस्ट की एमआईडीसी वाली तरफ बंद पड़े गोदामों के पास क्यों छोड़े गए? मेरे पेट में जैसे किसी ने जलता हुआ पत्थर रख दिया। क्या? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं तो अभी आई हूँ। वो कुर्सी पर थोड़ा आगे झुका। मैडम, बच्चों को छोड़ना गंभीर अपराध है, और अगर जानबूझकर गलत जगह भेजा गया हो तो मामला और भी भारी हो जाता है। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे बताइए, वो कहाँ मिले, किस जगह? प्लॉट 24, उसने कहा। अंधेरी ईस्ट, एमआईडीसी, एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। रात में वहां इधर उधर बस चौकीदार और कुत्ते रहते हैं। प्लॉट 24। मेरा फ्लैट भी 24 था, पर मेरा घर अंधेरी वेस्ट में था। सोसाइटी, गेट, सिक्योरिटी, रोशनी, लोगों की आवाजें, और ईस्ट रात में गोदामों का सन्नाटा। एक ही नंबर। बस दिशा बदल गई और दुनिया बदल गई। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। ये गलती है। मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ। मेरी बहन ने बच्चों को मेरे घर भेजना चाहा था, पर मैंने आंखें बंद की और वो शाम याद की जो अभी कल जैसी लग रही थी। मैं लैपटॉप पर झुकी थी। ड्राइंग्स, प्लान्स, प्रेजेंटेशन, नगर निगम का बड़ा प्रोजेक्ट। सोमवार सुबह सब कुछ जमा होना था। मेरा करियर उसी पर टिका था। तभी सोना का कॉल आया था। उसकी आवाज में वही पुरानी बेचैनी जो हमेशा जल्दी, अभी अभी होती थी। रेणु, प्लीज, आज रात कबीर पीहू को देख ले। रोहन ने सरप्राइज ट्रिप बुक कर दी है। हम निकल रहे हैं। मैंने साफ कहा था, नहीं, आज नहीं, मेरी डेडलाइन है। वो तुरंत गिल्ट पर उतर आई थी। पर फैमिली, फैमिली तो। मैंने अपने गले में उठती पुरानी आदत को दबाया, वो आदत जो कहती थी, सबको खुश रख, खुद को भूल जा। मैंने कहा था, मैं आज घर पर नहीं रहूंगी, बच्चों को मेरे घर मत लाना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और फिर मैंने व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया था, ताकि कल कोई कह न सके कि मैंने हाँ कहा था। मैंने इंस्पेक्टर को देखा। मैंने उसे मना किया था। मेरे पास लिखित मैसेज है, मैं दिखा सकती हूँ। उसने ठंडी आवाज में कहा, लोग बाद में भी मैसेज बना लेते हैं। मैडम, अपने बचाव के लिए। मेरा गुस्सा डर के ऊपर चढ़ने लगा।
तो मुझे बच्चों से मिलने दीजिए, प्लीज, बस एक बार। मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्का बदलाव आया। शायद इंसानियत, शायद जांच। चलिए, उसने कहा। वो मुझे एक कांच वाले कमरे तक ले गया। अंदर एक और कमरा दिख रहा था, वन वे ग्लास, और वहां वो दोनों थे। कबीर सिल्वर इमरजेंसी ब्लैंकेट में लिपटा हुआ, कांपता हुआ, ऐसे कि उसके कंधे लगातार हिल रहे थे। पीहू अपने टेडी को सीने से लगाकर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो आंखें किसी को देख नहीं रही थीं, जैसे उसका मन कहीं और चला गया हो, ताकि वो उस रात को सह सके। मेरे घुटने कमजोर हो गए। मैं कांच को पकड़कर खड़ी रही। पीछे से इंस्पेक्टर की आवाज आई। कैब ड्राइवर को बताया गया था कि बच्चों के पापा वहां मिलेंगे। उसने बच्चों को उतारा और चली गई। मैंने आंखें बंद कीं। अगर उस एरिया का नाइट गार्ड बच्चों की आवाज न सुनता। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, पर मेरे दिमाग ने पूरा कर दिया, और उसी पल मेरे अंदर वो पुरानी आवाज जागी। वो आवाज जो मुझे सालों से बांध कर रखती थी। फिक्स दिस, सब ठीक कर दे, बहन को बचा, परिवार का नाम बचा, जिम्मेदारी तेरा काम है। मैं सच में वही कर सकती थी, बस एक झूठ। गलत फहमी थी। मैंने पता गलत बताया। मैंने हाँ कहा था, और फिर सब शांत। लेकिन कांच के पीछे मेरा भांजा कांप रहा था। मेरी भांजी की आंखों में बचपन गायब था। ये गलती नहीं थी, ये सजा थी। मैंने धीरे से पलटकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ सीधा हो गया। मैंने कैब नहीं बुक की, मैंने कहा, और मैं इस बार कवर नहीं करूंगी। मेरे पास प्रूफ है, और मैं आपको सब बता दूंगी। इंस्पेक्टर ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो पहली बार सोच रहा हो कि शायद मैं झूठ नहीं बोल रही। वो वापस टेबल की तरफ चला। ठीक है, उसने कहा, शुरुआत से बताइए और प्रूफ दिखाइए। मैंने फोन निकाला, व्हाट्सएप खोला, मैसेज सामने था, टाइम भी। तभी मुझे एक और बात याद आई। सोना के पति देवांश, वो शहर से बाहर गया था। वो सच्चाई जानता था। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मैं देवांश को वीडियो कॉल कर सकती हूँ, वो बताएगा कि मैंने मना किया था। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, वीडियो कॉल, और मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने कॉल दबाया। एक रिंग, दो रिंग, फिर स्क्रीन पर देवांश का चेहरा आया, नींद में डूबा, घबराया हुआ। रेणु, इस वक्त क्या हुआ? इंस्पेक्टर कैमरे में झुका। मिस्टर देवांश मेहता, मुंबई पुलिस, बताइए, क्या आपकी पत्नी ने कहा था कि आज रात रेणु बच्चों को रखने के लिए तैयार थी? देवांश का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। रेणु ने साफ मना किया था, वो काम में थी। बच्चे बच्चे कहाँ हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, जिंदा है, लेकिन मुश्किल से। देवांश की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उभरा। मुझे 2 मिनट दीजिए, उसने कहा। मैं घर की सीसीटीवी और दरवाजे वाली कैमरा क्लिप निकालता हूँ, अभी। कॉल कट नहीं हुआ, बस देवांश उठकर भागा। मैं और इंस्पेक्टर चुपचाप बैठे रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और मेरे दिल की धड़कन। और फिर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक वीडियो फाइल आई थी। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप पर क्लिक किया। स्क्रीन पर शाम के 5 बजे का टाइम दिखाई दिया। हमारे घर का दरवाजा, और अगले ही पल सोना फ्रेम में आई, हाथ में शराब का ग्लास, कदम लड़खड़ाते हुए। कबीर की छोटी सी आवाज वीडियो में गूंजी, मम्मी, हमारी जैकेट कहाँ है? और सोना ने जवाब देने की जगह बच्चे को बस बाहर धकेल दिया। मैंने चीख दबा ली। वीडियो आगे बढ़ा, और पीहू गर्मियों की फ्रॉक में बाहर निकली, और फिर दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। इंस्पेक्टर का जबड़ा कस गया। मेरी सांस जैसे रुक गई, और उसी पल फोन के स्पीकर से देवांश की आवाज आई, पत्थर जैसी ठंडी, रेणु। वो उन्हें मरने भेज आई थी। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, और पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक रात का मामला नहीं था। ये पूरी जिंदगी का खेल था, जिसमें मैं हमेशा से झूठ को सच बनाने वाली थी। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप बंद किया, धीमे से खड़ा हुआ और बोला, मैडम, अब हमें आपकी बहन को ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी आवाज पर उसका ध्यान गया हो। बाहर कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आ रही थी, और किसी औरत की तीखी फुसफुसाहट। रेणु कहाँ है? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज
मेरी माँ की थी और उसके साथ मेरे पिता की भारी आवाज भी आ रही थी। आज रात ये मामला यहीं दब जाना चाहिए। दरवाजे का हैंडल घूमा और मैं समझ गई, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं उसी हालत में ऑफिस पहुंची, बिना ठीक से सोए, वही कपड़े, आंखों के नीचे भारीपन और दिल में एक ही डर कि अब ये लोग मेरी जिंदगी को भी गोदाम की तरह अंधेरा बना देंगे। रिसेप्शन पर खड़ी असिस्टेंट ने मेरी तरफ देखा तो तुरंत नजरें हटा लीं, जैसे मैं कोई खबर बन चुकी हूं। लिफ्ट ऊपर चढ़ रही थी और मेरे फोन पर लगातार नोटिफिकेशन चमक रहे थे। सोना की पोस्ट वायरल हो रही थी, रिश्तेदारों के ग्रुप्स में मेरे खिलाफ ऑडियो जा रहे थे। रेणु ने बच्चों को फंसाया। रेणु हमेशा जेलस थी। रेणु अपना करियर बचाने के लिए बहन को बेच रही है। एक एक लाइन ऐसे लग रही थी जैसे कोई कील ठोक रहा हो। मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी, पर आवाजें मेरे दिमाग में बंद नहीं हो रही थीं। कांच वाले केबिन के बाहर पार्टनर का नाम सुनते ही मेरा गला सूख गया। अंदर बुलाया गया। वो खिड़की के पास खड़े थे, पीठ मेरी तरफ, और टेबल पर लैपटॉप खुला था। मुझे लगा अब वही होगा जो ऐसे मामलों में होता है। फर्म की प्रतिष्ठा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको जाना होगा। मैं कुर्सी पर बैठी और अपने हाथों को गोद में कसकर पकड़ा ताकि कांपना दिखे नहीं। उन्होंने बिना घुमे कहा, रेणु, तुमने रात बहुत खराब बिताई है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा सा तथ्य। फिर वो मुड़े और लैपटॉप मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मेरे पिता का मेल था। सब्जेक्ट में अर्जेंट चमक रहा था और नीचे वही झर, चाइल्ड एंडेंजरमेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अनफिट, फर्म रेपुटेशन। आखिर में एक लाइन, बहुत साफ, अगर आप उसे रखते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल समझिए। मेरी सांस अटक गई। सर, मुझे, उन्होंने हाथ उठाकर रोका। पहले एक बात सुनो, ये मेल मैंने पढ़ लिया है और मैं ऐसे दबाव में फैसले नहीं करता। फिर उन्होंने लैपटॉप बंद किया, एकदम धीरे, जैसे वो जानबूझकर दिखा रहे हों कि डर को बंद किया जा सकता है। तुम्हें निकालने के लिए नहीं बुलाया, मैंने झट से सिर उठाया। तो मैं, तुम नौकरी पर हो, उन्होंने सख्ती से कहा। और हाँ, मैं तुम्हारे पिता से डरता नहीं। वो कुर्सी पर बैठे, आगे झुके। आज सुबह मैंने खुद उस इंस्पेक्टर से बात की। उसने वीडियो के बारे में बताया, बच्चों की हालत के बारे में भी। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने 2 बच्चों की जान बचाई है। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने आंसू रोके नहीं। इस बार आंसू कमजोरी नहीं थे, ये उस घुटन का टूटना था जो मेरे अंदर रात भर दबा था। मैं बस इतना ही बोल पाई, धन्यवाद। उन्होंने 1 सेकंड रुक कर कहा, लेकिन ये लोग यहीं नहीं रुकेंगे। ये तुम्हें बदनाम करके, डराकर, झुकाकर जीतना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं तुम हर चीज लिखित में रखो, कॉल्स की लिस्ट, स्क्रीनशॉट्स, पोस्ट्स, धमकियां, सब। उन्होंने एक कागज पर 2 नाम लिखे। ये हमारी फर्म की 2 वकील हैं। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें गाइड करेंगी। लीगल फाइट तुम्हें अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। मैं ऑफिस से बाहर निकली तो पहली बार लगा कि मेरी जमीन पूरी तरह नहीं हिली है। पर जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, फिर वही तूफान। एक नया नंबर लगातार कॉल कर रहा था। मैंने उठाया नहीं। फिर एक व्हाट्सएप आया, माँ का, घर आ जा वरना बहुत बुरा होगा। उसके बाद पिता का मैसेज, तूने जो रिकॉर्डिंग की है वो मिटा दे, आखिरी मौका। मैं कांप गई। रिकॉर्डिंग? मुझे याद आया कि मेरी जेब में वो ऑडियो पड़ा है जिसमें वो मुझे पैसे देकर झूठ बोलने को कह रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ भावनात्मक जंग नहीं थी, ये सबूतों वाली जंग थी। शाम को मैं होटल गई जहां देवांश बच्चों के साथ रुका था। कमरे में हल्की सी गर्मी थी, जैसे किसी ने ठंड के खिलाफ छोटा सा किला बना लिया हो। किचन वाली जगह में दाल चावल की खुशबू थी। कबीर टेबल पर कागज रखकर कुछ बना रहा था। सीधी रेखाएं, खिड़कियां, दरवाजे। मैं पास गई। क्या बना रहे हो? उसने बिना नजर उठाए कहा, गोदाम नहीं, घर। बस 2 शब्द, और मेरे गले में कुछ फंस गया। पीहू दौड़कर मेरे पास आई और मेरे कमर से लिपट गई। मासी, अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे ना? उसका सवाल इतना छोटा था, लेकिन उसके अंदर पूरी रात बंद थी। मैंने उसके बाल सहलाए। नहीं बेटा, अब नहीं। देवांश ने मुझे चाय दी।
उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो भी अपने ही घर में अपना दुश्मन खोज रहा हो। उसने धीमे से कहा, सोना की हालत मैं देख ही नहीं पाया, मैं बहाने बनाता रहा और तुम हर बार संभालती रही। उसने सिर झुकाया। अब और नहीं, कल मैं कोर्ट में कस्टडी फाइल कर रहा हूं। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, सच बोलना पड़ेगा, चाहे जितना भी खराब लगे। फिर मैंने आगे जोड़ दिया, धीरे, बिना कटुता के, और हमें अपने दिल को भी बचाना पड़ेगा। मैं नफरत में नहीं जीना चाहती, पर मैं झूठ में भी नहीं जी सकती। देवांश ने बस सिर हिलाया। ठीक, उस एक शब्द में पहली बार मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। रात बढ़ रही थी, बच्चे सोने लगे, और तभी मेरे फोन पर अदिति वकील का कॉल आया। मैंने उठाया, उनकी आवाज में अर्जेंसी थी। रेणु, सुनो, सोना ने सोशल मीडिया के साथ साथ एक कदम और बढ़ाया है। उसने पुलिस में कंप्लेंट दी है कि तुमने जानबूझकर बच्चों को गलत जगह भेजा ताकि उसे फंसा सको। ये झूठ है, पर झूठ भी सिस्टम में कागज बन जाता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब क्या होगा? हो सकता है नोटिस आए, उन्होंने कहा। हो सकता है कल सुबह तुम्हें थाने बुलाया जाए। और एक और बात, तुम्हारे माता पिता किसी भी तरह से बच्चों की कस्टडी में दखल देने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि देवांश अनफिट है या तुम बच्चों को मैनिपुलेट कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, उनके पास तो पैसा है। पैसे से प्रक्रिया धीमी हो सकती है, अदिति ने कहा, पर सच से फैसला बदलता है। तुम्हारे पास सीसीटीवी है, व्हाट्सएप है, रीड रिसीप्ट्स हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी है, जो बहुत बड़ा मोड़ बन सकती है। फिर उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, पर अब से तुम अकेली कहीं मत जाना, और किसी भी कॉल पर बिना रिकॉर्ड के कुछ मत बोलना। मैंने कॉल काटी तो कमरे में चुप्पी थी, सिर्फ एसी की हल्की आवाज और बाहर दूर सड़क का शोर। मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया, सोना अब मुझे अपराधी बनाकर ही छोड़ेगी। मैंने देवांश की तरफ देखा। वो बच्चों के पास बैठा था, जैसे पहरा दे रहा हो। मैंने सोचा, अगर कल सिस्टम भी उल्टा हो गया तो। और तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। देवांश एकदम खड़ा हो गया। मैंने भी सांस रोक ली। रात के लगभग 12 बज रहे थे। इतनी रात में कौन? दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। बाहर से एक पुरुष आवाज आई, कठोर, सरकारी। दरवाजा खोलिए, पुलिस। मेरी रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई, क्योंकि मैंने उस पल समझ लिया, सोना ने अगला वार कर दिया है, और ये वार सीधे हमारे दरवाजे पर आ गया है। देवांश ने दरवाजा आधा खोला, चैन लगा रहने दिया। बाहर 2 पुलिस वाले थे, एक हवलदार, एक महिला कांस्टेबल। दोनों के चेहरे पर वही "हम बस अपना काम कर रहे हैं" वाली सख्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में जजमेंट भी झलक रहा था। मिस्टर देवांश मेहता? हवलदार ने पूछा। देवांश ने एकदम स्थिर आवाज में कहा, हाँ, क्या बात है? कल सुबह फैमिली कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई है। महिला कांस्टेबल ने एक कागज आगे किया। नोटिस, बच्चों की अस्थायी कस्टडी और सुरक्षा का मामला। मेरे हाथ अपने आप देवांश की बांह पर चले गए। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। देवांश ने कागज लिया, पढ़ा। उसके जबड़े की मांसपेशियां कस गईं। मैंने धीरे से पूछा, सोना ने? हवलदार ने बस इतना कहा, मैडम ने कंप्लेंट दी है कि बच्चों को गलत जगह भेजा गया, और घर में मानसिक दबाव है। हमें कल कोर्ट के लिए रिपोर्ट देनी है। ये झूठ है। देवांश की आवाज पहली बार ऊंची हुई। हमारे पास सीसीटीवी है, बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट है। महिला कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा। आप रेणु वर्मा? मैंने सिर हिलाया। उसने 1 सेकंड रुककर कहा, कल आपसे भी सवाल हो सकते हैं, अपने वकील को साथ रखिए। वे चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में एकदम सन्नाटा भर गया। कबीर नींद में भी जैसे सिहर गया। पीहू ने कंबल के अंदर से छोटी सी आवाज में पूछा, मासी? कौन था? मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर उस उम्र में सच भी हथौड़ा बन जाता है। देवांश ने धीमे से कहा, कल हम सच लेकर जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। और हम शांत भी रहेंगे। हम चीखेंगे नहीं, हम बस सबूत रखेंगे। क्योंकि मैंने समझ लिया था, सोना का हथियार भावनाएं थीं, और हमारा हथियार सत्य। सुबह हम जल्दी निकल पड़े। जनवरी की हवा काट रही थी। कोर्ट के बाहर भीड़ थी। कुछ लोग अपने केसों से थके हुए, कुछ चेहरे पर घमंड लेकर, कुछ मोबाइल पर लाइव बातें करते हुए।
अदिति पहले से वहां थीं, ब्लैक कोट, बाल बंधे, हाथ में फाइलें। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, ठीक है, बस मेरी बात सुनना। कोई बहस नहीं, कोई भावुक जवाब नहीं, जो पूछा जाए वही, और सबूत एक एक करके। मैंने अपनी जेब में फोन को कस कर पकड़ा। उसी फोन में वो रिकॉर्डिंग थी, माँ बाप की। देवांश के हाथ में पेन ड्राइव थी, सीसीटीवी वाली। और मेरे मन में कबीर की वो लाइन, मैं किड बनना चाहता हूँ। आज हमें उसके लिए लड़ना था। सोना कोर्ट में आई तो मुझे लगा जैसे वो किसी फोटोशूट से निकल कर आई है। बहुत सादा सूट, माथे पर छोटा सा सिंदूर, आंखों में पानी, पर आंसू सही जगह, सही टाइम पर। उसके साथ मेरे माता पिता थे, पूरी तरह तैयार, जैसे ये मामला बच्चों का नहीं, प्रतिष्ठा का हो। मेरे पिता ने मुझे दूर से देखा और अपनी नजरें घुमा लीं, जैसे मैं ही उनके लिए शर्म हूं। माँ ने बस होंठ दबाए, फिर सोना के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देने लगी। मैंने अपने दिल में उठती कड़वाहट को पकड़कर रोका। नफरत इस वक्त मेरे काम की नहीं थी, मुझे मजबूत रहना था। केस शुरू हुआ। जज ने सबसे पहले बच्चों की हालत पूछी। अदिति ने मेडिकल रिपोर्ट रखी। हाइपोथर्मिया के लक्षण, डर, नींद में झटके, पीहू का बोलना कम होना। जज ने सोना की तरफ देखा। आपने बच्चों को उस लोकेशन पर भेजने से पहले क्या सुरक्षा व्यवस्था की? सोना ने तुरंत रोते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं परेशान थी। मैं बस चाहती थी कि मेरी बहन बच्चों को रख ले। उसने कहा था वो घर पर होगी। मेरा दिल धक से रह गया। ये झूठ कोर्ट में सच बन सकता था अगर हम संभले नहीं। देवांश एकदम खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, ये झूठ है। जज ने हाथ उठाया। आपके वकील बोलेंगे? अदिति ने शांति से कहा। माय लॉर्ड, हमारे पास लिखित संदेश है समय के साथ, और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो दिखाता है कि बच्चों को बिना जैकेट, बिना तैयारी सीधे बाहर धकेला गया। सोना के वकील ने तुरंत पलटवार किया। ये सिंगल क्लिप है, हो सकता है मिस इंटरप्रेट हो, और ये साली रेणु अपने करियर के लिए परिवार तोड़ रही है। जेलसी। मेरे अंदर गुस्सा उछला, पर मैंने खुद को रोक लिया। अदिति ने कहा, माय लॉर्ड, हम गवाही के लिए नाइट गार्ड को भी लेकर आए हैं, जिसने बच्चों को गोदाम के पास पाया। और ऊबर कैब की डिटेल्स भी हैं, जिसमें डेस्टिनेशन जानबूझकर ईस्ट MIDC प्लॉट 24 रखा गया, जबकि रेणु का रेजिडेंस अंधेरी वेस्ट फ्लैट 24 है। जज के चेहरे पर गंभीरता आ गई। गार्ड को बुलाइए। नाइट गार्ड आया। उसकी आवाज सरल थी, लेकिन शब्द भारी। साहब, रात में बच्चे गेट की चादर पीट रहे थे, रो रहे थे, ठंड थी। अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कोर्ट रूम में 1 सेकंड को सब शांत हो गया। जज ने सोना की तरफ देखा। आपने बच्चों को गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनाए? सोना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं 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 ठीक नहीं थी। जज ने धीरे लेकिन सख्त कहा, ठीक नहीं थी तो आपको मदद लेनी चाहिए थी, बच्चों को जोखिम में नहीं डालना चाहिए था। फिर सबसे बड़ा मोड़ आया। अदिति ने जज की अनुमति से सीसीटीवी वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही, सोना का लड़खड़ाना, शराब का ग्लास, कबीर का सवाल, पीहू की फ्रॉक और दरवाजे का धड़ाम। मेरी माँ ने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे पहली बार सच देखा हो। पिता ने आंखें झुका लीं, मगर उनकी गर्दन की नसें फूल गईं। सोना के चेहरे से पीड़िता वाला मास्क एक पल के लिए हटा और उसकी आंखों में गुस्सा चमका। फिर उसने तुरंत फिर से रोना शुरू किया। मुझसे गलती हो गई, मैं बीमार थी। देवांश का चेहरा पत्थर हो गया। गलती? ये गलती नहीं थी, ये चॉइस थी। जज ने दोनों पक्षों को देखा। मैं निर्णय देने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। रेणु वर्मा, आप बताइए, आपने उस रात क्या किया? मेरे पैरों में हल्का कंपन हुआ, लेकिन मैं खड़ी हुई। मैंने बहुत सरल शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, मैंने मना किया था। मैंने लिखकर भेजा था कि मैं घर पर नहीं हूँ, और जब पुलिस का कॉल आया, मैं सीधे थाने गई। मैं बच्चों को देखने गई और मैंने सच बोला। मैंने कवर नहीं किया। जज ने पूछा, क्यों? मेरे गले में गांठ थी, पर मैंने उसे निगल लिया। क्योंकि बच्चे झूठ नहीं सह सकते, और सच चाहे कितना भी खराब लगे, बच्चों को बचाता है। अदिति ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड,
एक और चीज है, ये एक रिकॉर्डिंग है जिसमें रेणु के माता पिता उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पुलिस में झूठ बोले, पैसे के बदले, ताकि मामला दब जाए। मेरे पिता की कुर्सी खिसक गई। माँ की सांस तेज हो गई। सोना के वकील ने कहा, ऑब्जेक्शन, प्राइवेसी। जज ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ये दबाव और पर्जरी की कोशिश है तो ये रेलेवेंट है। अदिति ने रिकॉर्डिंग चलवाई, सिर्फ जरूरी हिस्से। पुलिस को बोल दे गलतफहमी थी। चेक ले ले, इज्जत बचानी है। मेरे दिल की धड़कन कानों में बजने लगी। ये मेरे लिए सबसे दर्दनाक सबूत था, क्योंकि ये मेरे अपने माँ बाप थे। लेकिन उस दर्द के ऊपर कबीर और पीहू की जान थी। जज ने रिकॉर्डिंग बंद करवाई और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, ये मामला बच्चों की सुरक्षा का है, इमेज का नहीं। फिर फैसला आया, बच्चों की अस्थायी कस्टडी देवांश को। सोना को बच्चों से मिलने की अनुमति सिर्फ सुपरवाइज्ड विजिट्स में, और उससे पहले काउंसलिंग, मेडिकल इवैल्यूएशन, और माता पिता के दबाव परजरी वाली कोशिश पर अलग जांच की सिफारिश। मुझे लगा जैसे मेरी छाती पर रखा पत्थर थोड़ा हटा। सोना का चेहरा उस पल बदला। आंसू सूख गए, होंठ कस गए। उसने मुझे घूरकर देखा, जैसे कह रही हो, ये खत्म नहीं हुआ। मेरे पिता कोर्ट से निकलते ही मेरे पास आए। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें धमकी साफ थी। तूने अपने घर की नींव हिला दी। मैंने पहली बार बिना कांपे कहा, नहीं, मैंने झूठ की नींव हिलाई है। माँ की आंखें लाल थीं। हमने तुझे पाला, मैंने बहुत धीरे कहा, और मैं आभारी हूँ, लेकिन आभार का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए झूठ बोलूं। देवांश ने मेरा हाथ हल्का सा दबाया। हम बाहर निकल आए। होटल लौटकर बच्चों को देखकर मेरा दिल पिघल गया। पीहू ने भागकर मेरे गले में बाहें डाल दी। मासी, अब हम सेफ हैं? मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ बेटा, अब हम सेफ हैं। कबीर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत थी। मासी, मम्मी जेल जाएगी? मैंने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों के स्तर पर आकर कहा। बेटा, गलत काम का कॉन्सिक्वेंस होता है, सिस्टम वही देखेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। हम बस सच बोलेंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। उसने धीरे से सिर हिलाया। देवांश पीछे खड़ा था। उसकी आवाज भारी थी। मैं उसे मौका दूंगा कि वो मदद ले, पर बच्चों की कीमत पर नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार लगा, ये बदला नहीं है, ये सीमा है, ये सुरक्षा है, ये रेस्टोरेशन का रास्ता है। उस रात जब बच्चे सो गए, मैं बालकनी में खड़ी थी। नीचे शहर की लाइटें थीं, हवा ठंडी थी, और मेरे अंदर एक अजीब शांति थी। सच ने मुझे सब कुछ छीनने की कोशिश की थी, पर सच ने ही बच्चों को बचाया भी। मैंने फोन उठाया, और पहली बार मैंने अपने रिश्तेदारों के नंबर ब्लॉक किए, बिना डर के। क्योंकि अब मैं फैमिली फिक्सर नहीं थी, मैं इंसान थी, और मैं सही के साथ खड़ी थी। अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुनते आए हैं, तो एक काम कीजिए, आप कौन से शहर से देख रहे हैं? कमेंट में अपना शहर